नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। प्रधानमंत्री आज नहीं बोले, नरेंद्र मोदी आज सिर्फ सुनते रहे, डायरी में पॉइंट्स नोट करते रहे। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली में चल रही है। नरेंद्र मोदी वहां कल बोलेंगे। 24 विजय का लक्ष्य मोदी ने पहले ही सेट कर दिया है। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 सीट चाहिए। मोदी ने यह नंबर संसद में ऐलान कर दिया है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने का रूट क्या होगा, मोदी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रधानमंत्री जो बात कल अपनी पार्टी को बताएंगे, उसके मेन पॉइंटर्स आज हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 14 के चुनाव में 17 करोड़ 16,60,230 वोट, 19 के चुनाव में 22 करोड़ 90,76,879 वोट, 24 के चुनाव में क्या मोदी 67 करोड़ 30 लाख वोट पाएंगे? 67 करोड़ 30 लाख वोट का यह नंबर इतना बड़ा है कि दूसरी पार्टियां इसके बारे में सोचकर डर जाती हैं। मोदी ने 19 में जितने वोट पाए, 24 में उसे 3 गुना कर लेना क्या संभव है? चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 22 करोड़ 90 लाख वोट को 67 करोड़ 30 लाख वोट में कन्वर्ट कर देना, क्या मोदी के लिए भी यह चैलेंज मुमकिन है? आपको लगता होगा कि भला ये कैसे संभव है कि जिस देश में 19 के चुनाव में 61 करोड़ 14 लाख वोटों की पोलिंग हुई, उसी देश में 24 के चुनाव में अकेले मोदी की पार्टी 67 करोड़ 70 लाख वोट हासिल कर ले। क्या अयोध्या से उठी रामलहर में इतना करंट है कि मोदी को 370 पार और एनडीए को 400 पार कर दे? जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। क्या मंदिर के साथ और मुद्दे जुड़ेंगे, तब जाकर 370 का लक्ष्य अचीव होगा? कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में आने से क्या होगा? अशोक चव्हाण के बीजेपी में आने से क्या हो गया? झारखंड के कांग्रेसी विधायकों की नाराजगी राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है? 370 और 400 सीटों के लक्ष्य को कुछ लोग राजनीतिक गप कहकर उड़ा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह प्योर कैलकुलेशन है और प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाकर पूरा कैलकुलेशन समझा भी दिया है। 24 में 370 सीटों का रास्ता 370 से होकर जाता है। 370 प्लस करते जाएंगे तो 370 सीटें मिलेंगी। ये बात किसी और ने नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ने बताई है। बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट क्या है, ये आगे बताते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि 400 सीट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने के लिए मोदी की पार्टी रेडी है।
दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी को मोदी फैक्टर समझाया। और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाव हुए, उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्ध सरकार बनाई है। 16 चुनाव हम जीते, 16 चुनाव हम जीते। और अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में लगभग 100 इलेक्शन, 100, एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। अब आपको 24 का पूरा कैलकुलेशन समझाते हैं। कागज कलम निकालिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। 2014 के चुनाव में 83 करोड़ 40 लाख 82 हजार वोटर थे। तब देश में करीब 9 लाख 19 हजार पोलिंग बूथ बनाए गए थे। 2019 के चुनाव में 91 करोड़ 19 लाख 50 हजार मतदाता थे। तब करीब 10 लाख 35 हजार पोलिंग बूथ बनाए गए थे। 2024 के चुनाव के लिए 96 करोड़ 88 लाख रजिस्टर्ड मतदाता हैं। इस बार चुनाव आयोग करीब 12 लाख पोलिंग बूथ बनवाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ने को कहा है। 12 लाख बूथ गुना 370 वोट इज इक्वल टू 44 करोड़ 40 लाख वोट। हर बूथ पर 370 वोट जोड़ने का सीधा मतलब है 44 करोड़ 40 लाख वोट जोड़ना। 2019 में बीजेपी को मिले 22 करोड़ 90 लाख वोट में 44 करोड़ 40 लाख नए वोट जोड़ें तो ये नंबर 67 करोड़ 30 लाख तक पहुंच जाता है। मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। 22 जनवरी 2024 से राम लहर उठ चुकी है। शहरों में ये कम दिखाई दे रही है, लेकिन गांवों में इसी का अंडर करंट है। राम नाम के फेविकोल से बीजेपी एक एक वोट जोड़ रही है। हर बूथ पर 370 वोट जोड़ने वाला टारगेट बीजेपी के लिए नया जरूर है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में बीजेपी संगठन को ऐसे लक्ष्य पूरा करने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन मूल सवाल बाकी है, बीजेपी को 370 सीटें कहां से आएंगी? इसका राज्यवार कैलकुलेशन क्या है? उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में तो बीजेपी पहले से स्ट्रांग है। बीजेपी सीटों का एडिशन कहां कर रही है? पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा किसानों का विरोध क्या मोदी के डबल इंजन मॉडल को डिरेल कर देगा? जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें। नॉर्थ की 33 सीटों में से बीजेपी के पास 19 सीटें पहले से हैं। पंजाब रीजन में बीजेपी के लिए दिक्कत वाली बात है
किसानों के नाम पर एक आंदोलन खड़ा करके एंटी मोदी नैरेटिव बनाने का टूल किट ऑन किया गया है। हो सकता है पंजाब में इसका कुछ घाटा भी हो, मगर बीजेपी हरियाणा और दिल्ली में इसे बैलेंस कर लेगी। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों पर बीजेपी के पास अपने 14 एमपी हैं। एनडीए सहयोगियों को मिला दें तो नॉर्थ ईस्ट में मोदी का नंबर 21 पहुंचता है। 24 में मोदी नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह भगवा के रंग में रंगना चाहते हैं, यानी 25 की 25 सीटों पर एनडीए, जिसमें से 17 से 18 सीटों पर बीजेपी होगी। सोचिए, राहुल गांधी ने जहां से यात्रा निकाली वहां के लिए भी मोदी का प्लान 100% वाला है। बीजेपी का 370 वाला प्लान रियल सेंस में पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होता है। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी 18 सीट पर है। बीजेपी ने बंगाल में 35 सीटों का टारगेट सेट किया है। 35 सीट का मतलब है 17 सीटें प्लस। ममता बनर्जी के करंट फॉर्म को देखते हुए यह टारगेट मुश्किल लगता है, फिर भी बीजेपी लगी हुई है। 2019 में ममता का वोट शेयर 43.3% था। बीजेपी 40.7% वोट शेयर पर थी, यानी मोदी की पार्टी सिर्फ 2.6% वोट पीछे थी। इतना गैप तो हर बूथ पर 20 वोट जोड़ने से ही कवर होता है। मोदी ने हर बूथ पर 370 वोट जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 370 सीट वाला रियल गेम हिंदी हार्टलैंड में होगा। भूमिका बंधने लगी। बिहार में नीतीश कुमार के इंडी अलायंस से अलग हो जाने के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी ने ड्राइविंग सीट तेजस्वी यादव को दे दी है। बिहार में 1 सीट वाली कांग्रेस और 0 सीट वाली आरजेडी में अलायंस है। मुकाबला 39 सीट वाले अलायंस से है। नरेंद्र मोदी प्लस नीतीश कुमार प्लस चिराग पासवान प्लस जीतन राम मांझी, ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस सवर्ण प्लस दलित। बिहार में मोदी ने जो अलायंस बनाया है उसमें बिहार की 69 जातियां आती हैं। दूसरी तरफ यादव और मुस्लिम समीकरण ही बचा हुआ है। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले बिहार मोदी के लिए मुश्किल राज्य था। बदली हुई परिस्थितियों में बिहार मोदी के लिए सबसे आसान राज्य लगता है। बिहार में जिस तरह से आरजेडी मंत्रियों के कार्यकाल में लिए गए फैसलों की समीक्षा शुरू हुई है, उससे लगता है कि लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले आरजेडी पर करप्शन के और दाग लग जाएंगे। चुनाव में आरजेडी के लिए उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। सत्ता का स्वाद, मुंह में जो खून लगा है भ्रष्टाचार की कमाई का, तो बेचैनी तो साफ झलक रही है। सदन के अंदर भी आपने देखा है, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लूट लिया, 5-5 विभाग अपने पास रख करके, ये भ्रष्टाचारी का साफ स्पष्ट संकेत है। लूटने का अवसर। पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जा रहे हैं और हमने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर जो भी घोटाला हुआ है हम उसका मॉनिटरिंग करेंगे और समीक्षा करेंगे। बड़ी तहसीलदारी पीडब्ल्यूडी के अंदर और स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुआ है, और ये दोनों विभाग जनता के हित के लिए, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले को बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार से दक्षिण चले तो झारखंड में इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलों का दौर पहले ही शुरू है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे और चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद झारखंड के कांग्रेसी विधायकों में बगावत की खबर है। सबको मंत्री पद चाहिए। कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस ऑटो पायलट मोड में चल रही है।
राहुल गांधी चुनाव को छोड़कर यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके पार्टी को बाय बाय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक ही गढ़ बचा था। 24 के चुनाव में कांग्रेस वहां से फाइट बैक शुरू करती, उससे पहले ही कमलनाथ और नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की चर्चा शुरू हो गई। नकुलनाथ ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस हटा लिया और कमलनाथ संकेतों में बात करने लगे। क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। मैं पब्लिक का मूड देख रहा हूँ, माहौल देख रहा हूँ, और इस बारी आप ये मत भूलिएगा कि हमारा छिंदवाड़ा की जनता के साथ 44 साल पुराना पारिवारिक संबंध है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद दोबारा से कमलनाथ जी को देगी। कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं, कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है और पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी वो अपना मत नहीं बदलते हैं। ज़िंदगी में सब पद मिले हैं उनको। मैं मानता हूँ कि ये सोचना भी कि वो जा सकते हैं, मैं इसको भी सही नहीं मानता हूँ। छिंदवाड़ा का किला ढहने का क्या मतलब होगा? गुजरात 26 सीट, राजस्थान 25 सीट, हरियाणा 10 सीट, दिल्ली 7 सीट, उत्तराखंड 5 सीट, हिमाचल 4 सीट, अरुणाचल 2 सीट, त्रिपुरा 2 सीट। 8 राज्यों की 81 लोकसभा सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 100% है। छिंदवाड़ा का किला ढहने का मतलब होगा कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 29 पर कमल खिलेगा और एक कमल कमलनाथ के हाथ में भी होगा। इस तरह 9 राज्यों के कुल 110 सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी तो क्या हो गया, अभी तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है ना। सारे कांग्रेस नेता वहां जा रहे हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खतरा है। ये बीजेपी का एक वॉशिंग मशीन उनको दिखता है, इस वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, सारे दाग छोड़ जाते हैं। लेकिन यूपी में कांग्रेस को रिवाइव करना कितना मुश्किल आपको लगता है? लंबा समय लगेगा। एक किसी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। वो भी हमारा मकसद है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। 2 पार्टियां निकल गई हैं, नीतीश कुमार, पलटी कुमार की पार्टी निकल गई है और आरएलडी निकल गई है। तो 26 पार्टियां आज भी इंडिया गठबंधन में है। राहुल गांधी जिस राज्य को छोड़कर केरल के वायनाड भागे, वहां कांग्रेस की एकमात्र सीट खतरे में आ गई है। सोनिया गांधी के राज्यसभा का रुख करने के बाद रायबरेली के लिए कांग्रेस को नया कैंडिडेट ढूंढना होगा। 2019 में यूपी में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। 2 सीटें अपना दल को मिली थी, 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। बसपा ने 10 और सपा ने 5 सीटें जीती थी। जयंत चौधरी के इंडिया अलायंस से अलग होकर एनडीए में चले जाने के बाद हालात तेजी से बदले हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन डिरेल लग रहा है। बीजेपी की नजर बसपा की उन 10 सीटों पर है जिन्हें 2019 में उसने सपा के साथ गठबंधन करके जीता था। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर, इन 10 सीटों का समीकरण पूरी तरह बदला हुआ है। बीजेपी अगर बीएसपी से ये 10 सीटें छीन लेती है तो वो 62 से 72 तक पहुंच जाएगी। रामपुर और आजमगढ़ की सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में जीत ली हैं। इस तरह वो अपने दम पर 74 के करीब है। अपना दल की 2 जोड़ दे तो बीजेपी 76 तक पहुंचती है। टारगेट 80 से 80 सीट का है। हर बूथ पर 370 वोट जोड़ने से 80 आसानी से पूरा होता है। काशी विश्वनाथ धाम से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं।
हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था, पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु जो जहां से भी आया, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया है उसे फिल करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, मगर केजरीवाल भी मानते हैं कि 24 में उनके लिए कोई चांस नहीं है। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब इलेक्टोरल टेस्ट होना बाकी है। 48 सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने ऐसी बिसात बिछाई है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कुछ सूझ नहीं रहा। अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का मोराल डाउन है। महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे को आगे करके पूरी राजनीति कर रही है, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की चाबी नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखी है। 2019 में बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 सीटें जीती थी। बीजेपी के साथ अलायंस करके शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी, जिसमें उसने 18 सीटें जीती। इस तरह 48 में से 41 सीटें बीजेपी शिवसेना को मिली और 7 सीटें अन्य दलों में बंटी। बदले हुए हालात में शिवसेना का सिंबल अब एकनाथ शिंदे के पास है, एनसीपी का सिंबल अजित पवार के पास है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी ही पार्टी से बेदखल हैं। उनके पास फेस तो है, लेकिन चुनाव लड़ने के रिसोर्सेज नहीं है। पार्टी का संगठन भी नहीं बचा। 24 के चुनाव में मोदी का पहला टारगेट 41 सीट को 45 तक पहुंचाने का है। फिर मोदी 48 में से 48 का टारगेट रखेंगे। इस सब प्रयत्न के कारण हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे। इस प्रस्ताव को मैं इन सभी कारण के साथ साथ I want to support it. Thank you very much. निर्मला जी, एक तो विषय उत्तम रखने के लिए, हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, अगर 2-4 मिनट यही बात तमिल में और यही बात 2-4 मिनट तेलुगु में अगर आप रख सके तो अच्छा होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टोककर उनसे तमिल और तेलुगु में भाषण दिलवा देना ये कोई सामान्य जेस्चर नहीं था, इसमें प्योर पॉलिटिक्स है। तमिलनाडु 39 सीट, पुडुचेरी 1 सीट, कर्नाटक 28 सीट, आंध्र प्रदेश 25 सीट, तेलंगाना 17 सीट, केरल 20 सीट। दक्षिण की कुल 130 सीटों पर मोदी की पार्टी कमजोर मानी जाती है। कर्नाटक और तेलंगाना में उसके 29 सांसद जीते, लेकिन अन्य 3 राज्यों में उसका नंबर 0 है। तमिल और तेलुगु सेंटिमेंट को अपने फेवर में करना मोदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है।